यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन क्लासेज में मैं योगेंद्र पांडे मेंटर माइंड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप लिखे देख रहे होंगे। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखिए। आज जो मेरा विषय है वो सामाजिक विषय का एमसीक्यू है। हर लगभग हफ्ते में 3 दिन इस तरीके के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब तक का जितना भी बोर्ड का पेपर हुआ है उन सारे एमसीक्यू, उन सारे लघु उत्तरीय और उन सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हम एक सेगमेंट स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी से तैयारी 100% की हिस्सेदार है। तो आइए शुरू करते हैं। सामाजिक विषय क्लास 10th एमसीक्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस इधर दिए हैं, लगभग 8-9 क्वेश्चंस हमने राइट डाउन किए हैं। वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? वियना की संधि 1815 में हुई थी, वाटरलू के युद्ध के बाद। कब हुआ था? वाटरलू के युद्ध के बाद। तो इसमें मुख्य भूमिका मेटरनिक ने निभाई थी और नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। इसको कहाँ भेज दिया गया था? इसको भेज दिया गया था सेंट हेलेना आइलैंड पर। क्लियर? बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर? बिस्मार्क और मेजनी ने 1928 और 1934 के मध्य भारत में गेहूं की कीमत क्यों गिर गई? इसका मेन कारण था महामंदी। 1828 और 39 के बीच महामंदी का समय था, इसलिए भारत में गेहूं की कीमतें गिर गई थी। ये 28 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो ब्रेटन वुड्स संस्था है ये अमेरिका में स्थित है। बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? यानी ऐसा कौन सा लक्षण है जो संघ सरकार में नहीं पाया जाता है? कठोर संविधान। तो भारत का संविधान तो कठोर है भाई, नो डाउट। शक्तियों का केंद्रीकरण संघीय सरकार में नहीं होता। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार में शक्तियों का बंटवारा होता है। क्लियर? संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, ये तो संघीय सरकार की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय भी संघीय सरकार की व्यवस्था है। तो केवल शक्तियों का केंद्रीकरण संघीय सरकार का लक्षण नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ है ना। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी और इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। गोखले महात्मा जी के, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इसको भी यही ध्यान रखिए, है ना। और सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे स्लोगन देने वाले कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। गांधी जी ने कहा था करो या मरो। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था स्वतंत्रता भारत छोड़ो आंदोलन के समय, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? गांधी जी ने शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस एनआईए के अध्यक्ष थे, सैनिक कमांडर थे। तिलक स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोखले। झूम कृषि वाला राज्य है उत्तर प्रदेश नहीं, ये हो जाएगा मिजोरम। झूम कृषि वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। कौन सा एक संभावित संसाधन है जिसको हम भविष्य में यूज कर सकते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा और बाक्साइट। तो ऑब्वियसली पवन ऊर्जा एक संभावित संसाधन है जिसे हम भविष्य में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ 9 क्वेश्चन है। इसके बाद 9 क्वेश्चन के बाद और अभी सारे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। 9 क्वेश्चन तक हमने देखा था। 10वां क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन देखिए, 9 तक हमने डिस्कस कर लिया है। 9वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक मैदान, दिल्ली, है ना। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय 28 दिसंबर 1888 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर, 26 जनवरी। सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। बिस्मार्क किस देश से संबंधित थे? भारत, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो बिस्मार्क जर्मनी से संबंध रखते थे। भारत का बिस्मार्क कहा जाता, किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग था? तो श्रीलंका में सिंघली बहुसंख्यक वर्ग था। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का एक कारण है गहन कृषि, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या फिर अति पशुचारण। तो यहाँ पर जो सबसे मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। देन आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कौन सा व्यक्तिगत संसाधन है? इसमें कौन सा ऐसा संसाधन है जो व्यक्तिगत है? बागान, चारागाह, खनिज संसाधन या भूमि? तो भूमि क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी है, लाल है, जलोढ़ और बलुई। तो कपास की खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हेमेटाइट का संबंध तांबा, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क। तो हेमेटाइट का संबंध लौह अयस्क से है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का जो स्थान था वो 125वां था, 24वां था। तो 130वां स्थान मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को मिला था। यानी जो मानव विकास रिपोर्ट की सर्वे आई 2018 में, उसमें भारत का जो स्थान था वो 130वां था। तो इस प्रकार से ये घा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 18 क्वेश्चन है। अभी और हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो आइए इसको कंटिन्यू कैरी करते हैं। अट्ठारह क्वेश्चन हम देख चुके हैं। 19वां क्वेश्चन यहाँ देखिए, है ना। 18 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ 19वां क्वेश्चन, आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब हुआ? तो आर्थिक मंदी का प्रारंभ का जो काल है 1928 से प्रारंभ हुआ। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तभी आर्थिक मंदी प्रारंभ हुई। कौन संघीय सूची का विषय है? मतलब ऐसा कौन सा विषय जिसमें संघ ही कानून बना सकता है, राज्य नहीं बना सकता, है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? रक्षा हो जाएगा, क्योंकि कृषि, व्यापार और शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है, जबकि रक्षा पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को। इसलिए इसे संघीय सूची का विषय कहा गया है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो आपने देखा होगा कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य वहां पर सत्ता की साझेदारी है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। किसको कृषक क्षेत्र कहते हैं? है ना। इसमें कौन सा क्षेत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में किसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है? इसका मतलब यही पूछ रहा है कि किसको कृषक क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, चतुर्थक, इसमें जो कृषक क्षेत्रक होगा वो प्राथमिक क्षेत्रक होगा। क्यों? कृषि प्राथमिक क्रिया में आती है। सारी चीजें कृषि से ही संबंध रखती हैं। जलोढ़ मिट्टी में अधिक क्या पाया जाता है? पोटास, चूना, फास्फोरस या सभी? तो जलोढ़ मिट्टी में ये सारे तत्व एलिमेंट पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट तांबा से है, सोना से है, बॉक्साइट से है या इससे है ये? तो एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से है। अगला जो आंसर होगा इसका, एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से है। किस विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जनेवा या ओटावा? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑब्वियसली जनेवा में स्थित है। तो ये कुल मिलाकर के लगभग 25 से 26 क्वेश्चन हुए जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी इतने ही क्वेश्चन और हम करेंगे, लगभग 26 क्वेश्चन हो गया है ये, है ना। तो अभी इतने ही क्वेश्चन अभी हम और करने वाले हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अभी तक हमने देखा है लगभग 26 क्वेश्चन कर लिए हम लोग इस मैराथन क्लास में।
एमसीक्यू का ये 27वां। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में अब तक पूछे गए हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सारा कुछ सम्मिलित है। ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, है ना। तो अभी से तैयारी, 100% की हिस्सेदारी, ये आपके माइंड में बना के चलना है अपने आप को, है ना। आपने इसको अपने माइंड में बना के चलना है कि अभी से तैयारी तो 100% की हिस्सेदारी। तो ये पहला सेंटेंस है, एक किसी ने कहा इसको, उसका ये वाक्य है, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? वियना कन्वेंशन ने मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। काबूल, मैजनी और बिस्मार्क जर्मनी से संबंध रखते हैं। कौन कौन? काबूल, मैजनी और बिस्मार्क का संबंध किन देशों से है? तो जर्मनी के देशों से है, ध्यान रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ शुरू हुआ? है ना। ऐसी कौन सी घटना की थी महात्मा गांधी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया? तो ये थी कानून, नमक कानून तोड़कर, है ना। महात्मा गांधी साबरमती से दांडी तक सॉरी पैदल चलकर आए थे और उन्होंने कानून, नमक का जो कानून था उसको तोड़ दिया था। नमक कानून क्या था? कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता था। तो महात्मा गांधी समुद्र तट पर उतरे दांडी में और एक मुट्ठी नमक उठा ली, बस नमक का कानून टूट गया। इसका मतलब अब भारतीय नमक बना सकते थे, ऐसा गांधी जी मानते थे। रॉलेट एक्ट की घोषणा के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, इतना याद रखिएगा, 1919 में। साइमन कमीशन 1927-28 में भारत आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ये भी आपसे पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919। किसके बाद? इसी रॉलेट एक्ट की घोषणा के बाद ऐसा हुआ था। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जरा आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। भारत में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा कौन सी है? चलिए लिखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है ना। सबसे ज्यादा जो सी भाषा भारत में प्रयोग होती है वो हिंदी है। काले दास्ताने और बंद मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। काले दास्ताने और बंद मुट्ठियां, ऐसे एक लोगो था, ऐसे लोग सर झुकाकर खड़े होते थे, बंद मुट्ठी और काले दस्ताने, वो अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। चाय की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी है, ध्यान रखेंगे। चाय की खेती सबसे ज्यादा लैटराइट मिट्टी में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, मैंने इसको ड्रॉप किया है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कहाँ पर स्थित है। विकसित देश है ब्राजील, भारत, फ्रांस और बांग्लादेश। ऑब्वियसली विकसित देशों की श्रेणी में फ्रांस आता है। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? लोग किस पे ज्यादा डिपेंड हैं? भारत में किस चीज पे ज्यादा लोग डिपेंड हैं? उनका जीविकोपार्जन किस चीज से ज्यादा होता है? तो मुख्य रूप से भारत में जो जीविका का उत्पादन है वो है एग्रीकल्चर। तो ये कुल 34 क्वेश्चन हो गए ऐसे पर डे, है ना। मतलब अब आज से समझ लीजिए, अभी से तैयारी 100% की हिस्सेदारी। आप समझो कि ये सारे क्वेश्चन अब स्पेशल क्लासेस हमेशा कंटिन्यू मैं रखने की कोशिश करूंगा। जैसे ही आपके पेपर्स ओवर होते हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स के, मैं क्लासेस को कंटिन्यू कर दूंगा, क्लास रेडी हो जाएंगी। आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके पेपर में कुछ, ये 34 क्वेश्चंस हैं, 26 को आपका पेपर है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल भी जाए। तो और कल भी इस क्वेश्चन का एक सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लगभग मैं कोशिश करूंगा कि 60 से 70 क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशियंट होगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, एक नए क्वेश्चन श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।